नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो खासकर 10th क्लास के लिए है, क्योंकि आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको 10th क्लास की सिविक्स बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। तो सिविक्स की जो बुक का ये फर्स्ट चैप्टर है, कहीं ना कहीं हर लेवल पे पूछा जाता है। सिविक्स का क्वेश्चन हर लेवल पे आते हैं, चाहे आप 10th क्लास में हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे 9th में हो। तो आप सबके लिए ये बहुत जरूरी है ये चीजें समझना। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर की। शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग, या कहे सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी। अब सत्ता की साझेदारी से मतलब क्या हो सकता है? सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या निकाला जा सकता है, ये बात करेंगे हम। ठीक है, आप लोगों के लिए एक और जरूरी बात, हम जो भी पढ़ाया जाएगा इस वीडियो में या किसी भी चीज में, जो भी पढ़ाया जाएगा एसएसटी का, वो सिर्फ एनसीईआरटी की किताब से पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा हम और किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो चलते हैं। सत्ता की साझेदारी, इन शब्दों का क्या मतलब है? सत्ता यानी शासन व्यवस्था, साझेदारी, अब यहाँ पे मतलब छुपा हुआ है। जैसे साझेदारी का अर्थ हो सकता है, देश में एक कोई देश है, वहां पे विभिन्न समुदाय के लोग हैं, विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न धर्म है। तो उसके लिए जब विभिन्न धर्म या जातियां होती है किसी देश में, धर्म या जाति, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से देश में भेदभाव की भावना उठ जाती है, जाग जाती है। किस आधार पर? बहुसंख्यक के आधार पे। जिस धर्म की जनसंख्या ज्यादा होगी, वो दूसरे जाति या धर्म के लोगों पर राज करेगा। ठीक है, ये चीजें होती है। इसीलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है कि चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे नीचा हो चाहे ऊंचा हो, सबको समान अवसर मिलने की जो प्रक्रिया होते हैं उसे कहते हैं हम सत्ता की साझेदारी। अब यहाँ पे आपके चैप्टर में दो देशों का एग्जाम्पल दिया गया है। सत्ता के साझेदारी के रूप में दो देशों का एग्जाम्पल दिया गया है। पहला है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। ये दोनों उदाहरण, इन दोनों देशों के उदाहरण आपको ये हेल्प करेंगे कि आप समझ सके कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी होती है। ठीक है, तो बेल्जियम में बात ऐसी थी कि यहाँ पे 59% लोग जो थे वो डच भाषा बोलते थे और रहते थे फ्लेमिश इलाकों में। उसके बाद जो 40% लोग रहते थे वो बोलते थे फ्रेंच और रहते थे वेलोनिया में। उसके बाद 1% लोग अन्य धर्मों के मान लिए गए। ठीक है, ये बात है पूरे बेल्जियम की। अब बेल्जियम की एक राजधानी है जिसका नाम है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर 80% लोग वो रहते थे जो कि फ्रेंच भाषा बोलते थे और 20% लोग डच भाषा बोलते थे। तो यहाँ पर भी लोगों के मन में मतभेद चल रहे थे। पूरे बेल्जियम में सबसे ज्यादा जनसंख्या डच भाषा बोलने वालों की थी, बट वही अगर हम राजधानी की बात करें ब्रुसेल्स की, तो वहां पर थी 80% जनसंख्या फ्रेंच भाषा बोलने वालों की। तो यहाँ बेल्जियम में डच भाषी लोग ज्यादा थे और ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषी लोग ज्यादा थे। अब यहाँ की बात समझने के बाद श्रीलंका की तरफ पढ़िए। श्रीलंका में क्या था?
दो जातियां थी वैसे तो। पहली थी सीली और दूसरी थी तमिल। अब सीली जो जाति थी ये 74% थी, 74%। उसके बाद जो ये वाली जाति थी जिसका नाम तमिल है वो थी 18%। अब तमिलों में भी दो थे, एक श्रीलंकाई मूल के तमिल, श्रीलंकाई तमिल, और एक थे हिंदुस्तानी तमिल, या कह लो इंडियन तमिल। ठीक है, जो श्रीलंकाई तमिल थे उनकी जनसंख्या थी 13%। ठीक है, और बाकी जो थे वो ईसाई मत के थे। अब जितनी भी जनसंख्या बच गई इसके बाद 74 और 18% के बाद वो सारे ईसाई लोग थे या ईसाई मत के थे। ठीक है, दोनों की सिचुएशन सेम है। यहाँ पर भी दो जातियों के बीच मतभेद चल रहा है और यहाँ पर भी दो जातियों के बीच मतभेद चल रहा है। अब बेल्जियम और श्रीलंका ने दो अलग अलग उपाय सोचे, दोनों के मतभेद खत्म करने के लिए दो अलग अलग उपाय सोचे दोनों देशों ने। बेल्जियम की बात बाद में करेंगे, पहले आते हैं सीली पर, श्रीलंका पर। अब श्रीलंका ने क्या सोचा कि सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, सीलियों की है, तो जो अधिकार है या फिर कहे पूरे देश की जो सत्ता है वो किसके हाथ में आ जाएगी, सीली के हाथ में। तमिलों को कोई भी अधिकार नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जो सीली लोग थे इनको जो सीली भाषा थी उसको देश की राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दी गई और तमिलों को कुछ नहीं मिला। उसके बाद जो सीली थे वो हर प्रकार से व्यापार, कोई भी व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र थे, बट तमिल लोगों को दबाया जा रहा था। सीली को सेंटर माना गया और तमिल को देश के किनारे भेज दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे तमिल के साथ भेदभाव हो रहा है क्योंकि जाति तो दोनों सेम है, ये भी एक जाति है ये भी एक जाति है, इसकी संख्या ज्यादा है इसकी संख्या कम है, तो इनके साथ ये जो भेदभाव हो रहा है ये गलत बात है। गलत बात होने के साथ साथ तमिलों ने क्या किया, तमिलों ने अपने अधिकारों को पाने के लिए गृह युद्ध करने शुरू कर दिए। उन्होंने अपनी पार्टियां बनाई, मांग करी कि जो तमिल भाषा है उसको राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दी जाए। इसके लिए तमिलों ने एक संगठन भी बनाया था जिसका नाम था लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म। इस संगठन के द्वारा इन्होंने कई जगहों पर उग्र क्रांतियां करी। उग्र क्रांतियों का मतलब जहां पर विस्फोट किए गए, बॉम्बिंग करी इन लोगों ने ताकि इन लोगों को अधिकार मिल सके। पर सीली तमिल इनको अधिकार मिले इनको नहीं मिले, बट जब इन्होंने गृह युद्ध करने शुरू किए तो वो सही थे या गलत थे, गलत थे, क्योंकि इन्होंने हिंसा का रास्ता चुन लिया, तो ये गलत थे। अधिकार के लिए लड़ना सही है पर हिंसा के रास्ते पे चलकर लड़ना ये गलत है। ठीक है, फिर भी यह गृह युद्ध शांत नहीं हुआ, तमिलों को कोई अधिकार नहीं दिया गया। उसके बाद 2009 में जो गृह युद्ध चल रहा था वहां पर वो समाप्त कर दिया गया। तमिलों ने जो गृह युद्ध किए, आंदोलन किए, 2009 तक आते आते वो उन आंदोलन को बंद कर चुके थे। अब इस बात में जो भी श्रीलंका में चल रही थी स्थिति, इसमें भारत ने भी अपने सैनिकों को भेजा पर कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि तमिल लोग सुन रहे थे और ना ही सीली, तो इसीलिए इनका कोई भी फायदा नहीं हो पाया। उसके बाद आता है बेल्जियम की समझदारी पर। अब इसने क्या किया ये देखते हैं। तो पहले ही रब कर देती हूं।
श्रीलंका की स्थिति समझ आ गई? वहां पे सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी थी, समझ आई? ठीक है, तो चलो अब बेल्जियम की समझदारी को देख लेते हैं जरा। बेल्जियम ने क्या किया, जब देखा उसने कि देश में हाल खराब हो रहे, देश का जो माहौल है वो बिगड़ता जा रहा है, तो उसने क्या किया, उसने 4 संशोधन किए हैं अपने संविधान में। 4 संविधान संशोधन करके बेल्जियम ने बस इस बात की पुष्टि करी कि कोई भी देश का जो अंतिम नागरिक है ना, उसको भी देश में बेगानापन महसूस ना हो, उसके लिए उसने 4 संविधान संशोधन किए। कब से कब तक किए? 1970 से 1993 तक। ठीक है, अब 4 संशोधन किए, तो उसमें पहला है जो ये सारी व्यवस्था है, इसमें केंद्र सरकार, जो बेल्जियम की केंद्र सरकार थी, वहां पर इन लोगों को समान अधिकार मिले। मतलब 50% डच भाषा बोलने वाले हैं तो 50% फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग वहां पर उपस्थित होंगे। ठीक, जैसे ऐसे समान अधिकार दिए गए कि किसी को भी भेदभाव की भावना महसूस ना हो और वह आसानी से अपना व्यवसाय चुन सके। उसके बाद एक और सरकार थी जो कि राज्य सरकार है या फिर कह लो प्रांतीय सरकार। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं थी। ठीक है, बेल्जियम की जो राज्य सरकार थी, मतलब बेल्जियम में छोटे छोटे जो राज्य थे उनमें जो सरकार थी वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगी, ये संविधान संशोधन में किया गया। उसके बाद ये चीजें करने के बाद इन चीजों को देखते हुए इन दोनों ने बराबरी का साथ दिया, क्योंकि यहाँ पर भेदभाव को खत्म किया जा रहा था। केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधीन राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगी। उसके बाद है समान प्रतिनिधित्व। समान प्रतिनिधित्व, इसका मतलब है या तो केंद्र सरकार ले लो या तो राज्य सरकार ले लो, दोनों में जितने भी जाति के लोग हैं, मतलब 2 जाति थी, डच भाषा बोलने वाले लोग और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग, दोनों जातियों के लोग समान रूप से भागीदारी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो केंद्र सरकार है उसमें फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों ने अपनी सहमति जताई थी। उसके बाद राज्य सरकार ने भी जब राज्य सरकार का गठन हुआ कि अब केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधीन नहीं, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगी, तो जो डच भाषा बोलने वाले लोग थे उन्होंने भी कोई आपत्ति नहीं जताई इस बात से। उसके बाद इन लोगों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। और फोर्थ है इन लोगों जो कि धार्मिक समुदाय, इनको स्वतंत्रता दी गई कि ये जाति या धर्म के आधार पर कोई भी समुदाय बना सकते हैं, और देश में चाहे कोई कहीं का किसी भी राज्य का नागरिक हो, वो इसमें वोट देने का भागीदारी था, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब बेल्जियम और श्रीलंका दोनों की स्थिति आप लोगों के सामने है। बेल्जियम की समझदारी भी आप जान चुके हैं और श्रीलंका की बेवकूफी कह लो या फिर उसकी अपनी समझदारी कह लो, उसकी बात वो उसके ऊपर है। तो आप लोगों को ये सारी चीजें समझने के बाद ये समझ आया कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। ये आप लोगों का होमवर्क है, सत्ता की साझेदारी आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है, ये आप लोग करके लाएंगे क्वेश्चन। और आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं वो सत्ता की साझेदारी के क्यों जरूरी है ये पॉइंट्स हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, वो आप लोगों को खुद करके लाना है, ठीक है, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सत्ता की साझेदारी भारत के लिए क्या है? सत्ता की साझेदारी को कैसे जस्टिफाई किया जाए? जो ये सत्ता की साझेदारी है, ये लोकतंत्र की आत्मा मानी जाती है, जहां पर कोई भेदभाव नहीं होता। अगर एक लोकतांत्रिक देश है, उसमें विभिन्न जातियों के लोग हैं, तो सबको प्रतिनिधित्व चुनाव के लिए लड़ने का अधिकार होना चाहिए। उसके लिए सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। तो सत्ता की साझेदारी के रूप, इसके क्या क्या रूप होते हैं, ये बात सत्ता की साझेदारी के रूप हम कैसे सोच सकते हैं? पहला रूप होगा केंद्र सरकार, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें पूरे देश का कार्यभार संभालने के लिए केंद्र सरकार को नियुक्त किया जाए या फिर रखा जाए उसको। उसके बाद है राज्य सरकार, इन दो पहलुओं से सत्ता की साझेदारी चलाई जाती है। इसके बाद आती है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये सत्ता के साझेदारी के रूप है। किस प्रकार है? विधायिका जो कि देश में शासन व्यवस्था चलाती है। उसके बाद कार्यपालिका जो कि न्यायपालिका की नियुक्ति करता है, ठीक है। कार्यपालिका नियुक्ति कैसे करता है? जजेस की नियुक्ति, लॉयर्स की नियुक्ति करने का काम किसका है? कार्यपालिका। बट न्यायपालिका की नियुक्ति के बाद न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण रखता है। न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका और विधायिका पर भी नियंत्रण रखता है, जिस वजह से अगर कोई भी कार्यपालिका में कोई भी चीज की गलती हो रही है या फिर कोई भी नियम रोका जाना है तो वो करेगा न्यायपालिका। उसके बाद विधायिका में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके लिए नियंत्रित कौन रहेगा? न्यायपालिका। इसको क्षतिज वितरण भी कहा जाता है, क्षतिज वितरण। उसके बाद और ये जो व्यवस्था है न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की पर नियंत्रण रखेगा, इस व्यवस्था को कहते हैं नियंत्रण तथा संतुलन की व्यवस्था। अब है दूसरा रूप। दूसरा रूप क्या होता है? जैसा मैंने बताया, पूरे देश को चलाने के लिए केंद्र सरकार है और फिर पूरे देश को चलाने के लिए केंद्र सरकार है, पर देश के अंदर जो छोटे छोटे प्रांत है, छोटे छोटे राज्य है, उनको चलाने के लिए कौन सी सरकार है? राज्य सरकार। राज्य सरकार या फिर प्रांतीय सरकार। तो प्रांतीय सरकार या कह लो राज्य सरकार, ये भी सत्ता की साझेदारी का एक रूप है। कैसे? क्योंकि पूरा जो देश है वो केंद्र सरकार चलाती है। अब पूरे देश में विभिन्न समुदाय, विभिन्न राज्य है, तो इन पर निगरानी रखना केंद्र सरकार के लिए थोड़ा कठिन है। इसीलिए यहां पर प्रांतीय व्यवस्था लागू की गई, ताकि अगर किसी प्रांत में कोई परेशानी है तो उसकी प्रांतीय सरकार करे, उसका हल प्रांतीय सरकार ढूंढे, ना कि सीधा केंद्र सरकार। क्योंकि केंद्र सरकार के पास पूरे देश की
स्थिति को समझना पूरे देश का कार्यभार होता है। उसके बाद तीसरा है जो विभिन्न विभिन्न धार्मिक समुदाय होते हैं या विभिन्न जातीय समुदाय, ये देश में कैसे अपना योगदान देती है सत्ता के लिए। ये जो जिस धर्म का जो समुदाय है वो अपने धर्म के लिए काम करेगा, अपने धर्म को प्रचार प्रसारण करेगा, इसीलिए ये सत्ता की साझेदारी का एक रूप कहलाता है। क्योंकि अगर किसी एक धर्म का कोई समुदाय बनाया गया है तो वो जो समुदाय है वो उस धर्म का प्रचार करेगा, उस धर्म के लोगों के लिए अच्छी से अच्छी जरूरतों को लागू करेगा। तो इसीलिए ये सत्ता के साझेदारी का एक रूप है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है, जो चौथा पहचान है वो है विभिन्न सामुदायिक विभिन्न प्रकार के समूहों के आंदोलन। यहाँ पर लोगों के द्वारा किए गए आंदोलन भी सत्ता की साझेदारी का एक रूप है। कैसे? क्योंकि जब आंदोलन किए जाते हैं कोई निर्णय रोकने के लिए या फिर नियम को हटाने के लिए किया जाता है, बट सीधी बात है कि प्रभावित करने के लिए किया जाता है। देश की शासन व्यवस्था में किसी नियम को हटाना हो या लागू करना हो उसके लिए आंदोलन किया जाता है बेसिकली। तो उसके लिए जो रहते हैं वो भी सत्ता की साझेदारी के रूप होते हैं, क्योंकि वो आंदोलन करते हैं उससे देश में चल रहे नियम को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया है आप लोगों को? उसके बाद इन आंदोलनों के रूपों में व्यापारी, उद्योगपति, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी और किसान, ये सारे लोग आते हैं जो इन आंदोलनों को करते हैं। ठीक है, ये आपका था चैप्टर पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, ये सारी चीजें समझ आ गई आप लोगों को अच्छे से। उस चैप्टर के बीच में एक स्थिति दे रखी है, एक सिचुएशन है जो है खलील की उलझन। इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद खलील की जो उलझन है, किस प्रकार की उलझन है कि जो खलील जिस देश में रहता है उस देश में भी स्थिति ऐसी है कि एक जाति का जो व्यक्ति है वो सिर्फ राष्ट्रपति बनेगा, दूसरी जाति का जो व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो खलील इस व्यवस्था से सहमत नहीं है ना? तो इसके लिए वो कौन सी व्यवस्था लागू करना चाहता है या आप लोग कमेंट करके बताएंगे और आप लोग लिख के लाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा है आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद।